Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11, Force and Pressure. Chapter 9 and chapter 10, they both are interrelated with each other. So we will do these two chapters in our second semester. So let's start chapter number 11, that is Force and Pressure. In class 7th, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving fast than other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on a ground slows down. तो स्टैंडर्ड सिक्स्थ में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट तब मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, और कौन सा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्ट मूव कर रहा है ये आपको कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आगे निकल जाता है सेम टाइम में, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से फास्ट मूव कर रहा है। और ये भी आपको पता है कि अगर हम बॉल को रोल करें तो कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है। समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कभी कभी क्या होती है, रोल करते करते अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, या जो बॉल होती है वो स्लो हो जाती है और फिर उसके बाद डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? तो कभी आपने ये सोचा है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो कैसे होता है या फास्ट कैसे होता है, या अपनी डायरेक्शन चेंज कैसे करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका कैसे चेंज होता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो हम अपने दिन में होने वाले एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए सोचते हैं कि व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। अगर आप फुटबॉल को मूव करवाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसमें किक मारते हैं। What do you do to make a moving ball move faster? अगर बॉल जो है ऑलरेडी मूव कर रही हो तो उसको और फास्ट आपको मूव करवाना है तो आप क्या करते हैं? हाउ डज़ अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? और जो गोल कीपर है वो आपकी बॉल को कैसे रोकता है? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। और हॉकी जो प्लेयर होता है वो अपनी स्टिक को फ्लिक करके कैसे बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है? हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने अपने बैट से किसी बॉल को बहुत ज़ोर से मारा है तो बैट जो आपके फील्डर्स हैं आपकी बॉल को रोक भी सकते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ चेंज। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने ये देखा होगा या तो बॉल जो है वो फास्ट मूव करी या स्लो कर दी या उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, throw or flicked. और हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जब अप्लाई किया जाता है बॉल के ऊपर, या तो हम उसको किक मारते हैं या पुश करते हैं या थ्रो करते हैं या फ्लिक करते हैं। मतलब जैसे हम हॉकी के गेम के अंदर बॉल को फ्लिक करते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लिक। What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answer to such a question in this chapter. तो फोर्स एक्चुअली में है क्या? जब हम किसी बॉडी पे हम उस फोर्स को लगाते हैं तो उस बॉडी का क्या होता है? इस सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। Now our first topic is 11.1, that is force. A force is a push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flickering, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. तो जितने भी एक्शन मैंने बताए आपको, तो ये कोई ना कोई काम करते हैं तो हम इन्हीं को करते हैं। तो हम उठाते हैं, ओपन करते हैं या बंद करते हैं दरवाज़ा, या किक मारते हैं या हिट करते हैं किसी चीज़ को, या लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, फ्लिकिंग करते हैं, पुश करते हैं, किसी को धक्का देते हैं या खींचते हैं। तो कोई ना कोई काम करते समय हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object. तब हम
ये कोई भी हम ये एक्शन लेते हैं तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, या तो वो जो अगर स्टेट ऑफ मोशन उसका स्टडी है तो वो मूवमेंट करने लग जाती है, अगर मूवमेंट पे है तो स्टॉप हो जाती है. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. Now student, on page number 128, activity 11.1 is given. Table 11.1 gives some examples of familiar situation involving motion of objects. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push or pull and record your observation. One example has been given to you. तो अब यहाँ पर टेबल 1.1 में क्या दे रखे हैं, कुछ एक्शंस दे रखे हैं. आपको बताना है वो एक्शंस जो हैं वो पुशिंग है, पुलिंग है, पिकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, लोअरिंग है, फ्लाइंग है, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग एंड फ्लिकिंग है. और फिर आपको ये बताना है उसको इन एक्शंस को किस में दो पार्ट में ग्रुप करना है, या तो पुश में या पुल में. तो बच्चों मैंने ये जो टेबल 11.1 है ये ऑलरेडी फिल्ड करके आपको इस वीडियो के अंदर डाल दी है. तो आप इस वीडियो की स्लाइड को देख के यू कैन फिल दैट इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 128. फर्स्ट वन इज़ मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. अगर आपको कोई बुक जो है टेबल पे रखी है उसको आप धीरे से मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, पुशिंग भी हो सकती है, पुलिंग भी हो सकती है, लिफ्टिंग भी हो सकती है. तो इसके अंदर क्या है, दोनों एक्शंस के अंदर पुल और पुश दोनों है. सेकेंड वन है ओपनिंग और शटिंग अ डोर. इसके अंदर पुलिंग भी हो सकती है और लिफ्टिंग भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है. और इसके अंदर क्या है, सिर्फ जो है पुल जो है उसमें आपको यस लिखना है. तो इस तरह से पूरी स्लाइड के अंदर पूरा मैंने फिल कर रखा है. Then you can write this slide, this action, this activity in your textbook. Now students, do you notice that each of the actions can be grouped as a push or a pull? तो जो भी एक्शन एक्टिविटी 11.1 में हमने देखे उन सब के अंदर लास्ट में या तो पुश है या पुल है या दोनों हैं. Can we infer from this that to move an object it has to be push or pull? तो हम ये इसका जिस्ट निकाल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो या तो पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे. इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. तो ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन है दैट इन साइंस पुश और अ पुल इज अ फोर्स. Thus we can say that motion imparted to objects was due to the action of a force. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन होता है तो दैट इज़ ऑल ड्यू टू फोर्स. व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट. तो अब फोर्स कैसे आता है क्या नाम आपके क्या नाम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11.2, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. आप जैसे फिगर 11.2a में देख पा रहे हैं कि एक जो मैन है वो आपकी कार के पीछे खड़ा हुआ है. विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस. अगर वो वहाँ खड़ा हुआ है तो क्या कार मूव कर जाएगी. सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, that is he applies a force on it, the car may begin to move in the direction of the applied force. पर अगर जब वो खड़ा है, सिर्फ कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई उसने टच नहीं किया है कार को, तब तक तो कार मूव नहीं करेगी. लेकिन जैसे ही वो उसको टच करके उसको पीछे से पुश करना शुरू करेगा कार को, तो कार जो है मूव करना शुरू कर देगी. नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. इसका मतलब ये है कि मैन को इंटरेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ में, कार के साथ में, और फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जो है वो कार जो है वो मूव करेगी. सिर्फ खड़ा रहने से वो कार मूव नहीं करेगी, उसको छूना पड़ेगा. इन फिगर 11.3 शोज 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू. अब 11.3a में क्या दिखाई दे रहा है कि दो गर्ल्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं. कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस. अब 11.3b में दोनों जो गर्ल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को पुल कर रही हैं, और 11.3c में जो मैन है वो किसको पुल कर रहा है, उस गाय को पुल कर रहा है, और गाय अपनी साइड मैन को पुल कर रही है.
Both the girls appear to push each other in 11.3a, and on other while the pair of girls in 11.3b are trying to pull each other. 11.3b में दो गर्ल्स जो हैं आपस में एक दूसरे को पुल कर रही हैं. Similarly, the cow and a man in 11.3c appears to pull each other. The girl in the two situations shows here are applying force on each other. और दोनों सिचुएशन के अंदर जो गर्ल्स हैं वो आप एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं. Is it also true for the man and the cow? Yes, it is true for the man and the cow. Both these examples, from these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो इन सारे एग्जाम्पल्स से हमें पता चलता है कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में तब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा. Does an interaction of one object with other object result in a force between the two objects? तो इंटरेक्शन तब भी फोर्स उसमें काम आएगा तब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे. एक दूसरे के कांटेक्ट में जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली. वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. अप टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.